नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन का चुनाव पर पड़ रहा है असर। यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब में भाजपा को तगड़ा नुकसान। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स पर एसबीआई ने मांगी मोहलत। राहुल गांधी बोले मोडानी परिवार के करप्शन पर डाला जा रहा पर्दा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। बोले पहले दिन 5 लाख गए और अब बस 1000 जा रहे हैं। इसी के साथ आगे जिक्र हुआ कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे बोले अन्नदाताओं के साथ दुश्मन जैसा हो रहा है व्यवहार। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के सपोर्ट में उतरे नाना पाटेकर। बोले अब मांगो मत, खुद तय करो किसकी सरकार चाहिए। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, किसान आंदोलन ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद और अब चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन का चुनाव पर पड़ेगा असर। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब में भाजपा को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ किसान आंदोलन अब केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस आंदोलन का असर चुनावों पर पड़ता साफ दिख रहा है और पंजाब के किसानों को हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। उनको दिल्ली बॉर्डर पर ही कड़ाई का उपयोग कर रोक दिया गया। किसान एक बार वापसी तो मुड़ गए, मगर हरियाणा पुलिस की आंसू गैस, लाठी आदि से किसान गुस्से में है। और पंजाब के इस किसान आंदोलन का असर अब पंजाब से आगे भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान भी पंजाब के किसानों के साथ हुए बल प्रयोग से नाराज है और प्रतिकार लेने में उनके साथ है। दोनों जगहों पर किसानों का गुस्सा भाजपा व एनडीए की सरकार पर भारी पड़ता दिख रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन की आंच अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई है। वहां का किसान भी मुश्किल में है और उसने भी गन्ना और कपास के लिए एमएसपी की मांग रख दी है और उसकी सुनवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ हैं और सुर में सुर मिला रहे हैं। और हाल ही में एक निजी चैनल के सर्वे के तथ्य उभर के सामने आए हैं कि किसानों की नाराजगी का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और इससे केंद्र की भाजपा व एनडीए सरकार की चिंता बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब व उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा के किसानों का समर्थन भी मिला है और इस प्रदेश के किसान नेता तो खुलकर पंजाब के किसानों के साथ आए थे। तो पंजाब, हरियाणा और अब उसके साथ महाराष्ट्र के किसान भी लगातार यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं और किसान आंदोलन से भाजपा को तगड़ा नुकसान संभव है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स पर एसबीआई ने मांगी मोहलत। राहुल गांधी बोले मोडानी परिवार के करप्शन पर है ये पर्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला दिया था और बॉन्ड्स को अवैध करार दिया था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि चुनावी बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग के साथ शेयर की जाए। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है। एसबीआई की ओर से अर्जी में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया था और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश करे। लेकिन एसबीआई का कहना है कि वो 6 मार्च तक ये डाटा देने में असमर्थ है। दोस्तों आपको बता दें कि एसबीआई की मांग को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और एसबीआई पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। राहुल गांधी के एक्स पर उन्होंने लिखा कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है और चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से चंदे के धंधे के मामले में फंसती नजर आ रही है भाजपा और चंदे का धंधा बताकर इसको कांग्रेस पार्टी घेरती नजर आ रही है भाजपा को, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि चुनावी चंदा जिसको कहा
कहा जाता था वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया इसको सार्वजनिक करे। SBI ने इसको लेकर मोहलत मांग ली है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं भाजपा की। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक कीजिए, आपका लाइक बेहद कीमती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। बोले पहले दिन 5 लाख गए और अब बस 1000 ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देश भर में चुनावी माहौल गर्म है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सियासी मैदान में सभी पार्टियों ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं और अब टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने इशारों में राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी पैतरा बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर के जरिए बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि पहले दिन 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे, अब सिर्फ 1000 लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की हवा निकल गई। वो कहते हैं मंदिर का इतना प्रचार किया, दिन भर मंदिर मंदिर किया, जब सैलानी गए तो 5 लाख लोग पहुंचे एक दिन में, लेकिन दूसरे दिन 3 लाख संख्या कम हो गई, उसके बाद 2 लाख पर आए, अब सिर्फ 1000-2000 लोग जा रहे हैं क्योंकि लोग समझ गए हैं कि जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां सिर्फ इन्होंने पब्लिसिटी की है। जी हाँ दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा कभी बीजेपी में थे लेकिन हाईकमान से नाराज होने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। खड़गे बोले अन्नदाताओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है वो किसान विरोधी है और अपना अधिकार मांगने वाले किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने देश भर के किसानों से 6 मार्च को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने के आह्वान किया है और किसान नेताओं ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफ सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे का देशव्यापी रेल रोको का आह्वान भी किया है। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में खड़गे ने आरोप लगाया है कि अपने चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लगातार किसानों के हितों का बलिदान दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश का अन्नदाता किसान जब बम्पर फसल पैदा कर उसका निर्यात करना चाहते हैं तो मोदी सरकार गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, दाल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा ही किया है और कहा कि इसका नतीजा यह है कि कृषि निर्यात जो कांग्रेस यूपीए शासन के दौरान 153% बढ़ा था वो भाजपा के शासन के दौरान केवल 64% बढ़ा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब मांगो मत, खुद तय करो किसकी सरकार चाहिए। किसान आंदोलन के सपोर्ट में उतरे नाना पाटेकर। जी हाँ दोस्तों, हर बात पर अपनी राय रखने वाले दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर हाल ही में नासिक में शीतकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में एक्टर ने देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी और इसके साथ ही राजनीति में एंट्री को लेकर खुलकर बात की। एक्टर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान खुद तय करे कि उन्हें क्या करना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इसके साथ ही एक्टर ने राजनीति में जाने को लेकर भी कोई बात कही है और नाना पाटेकर ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं जा सकता क्योंकि मैं हाजिर जवाब हूं, ऐसे में वो लोग मुझे अपनी पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते सारी पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हम अपने किसान भाइयों की बात कर रहे हैं जिसकी किसी को पड़ी नहीं होती। अगर मैं सुसाइड भी कर लूँ तो भी मैं अगले जन्म में किसान बनकर ही आना चाहता हूँ। कोई भी किसान कभी ये नहीं कहेगा कि वो अगले जन्म किसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहता। हम जानवरों की भाषा तक जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के सपोर्ट में उतरे हैं नाना पाटेकर और सीधा सीधा कह दिया है कि खुद तय कर लो कि किसकी सरकार चाहिए, मांगो कुछ मत। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी नाना पाटेकर का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मांगो मत, सरकार बदल दो, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ को बताया मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री। महाशिवरात्रि को लेकर लगे पोस्टर, चर्चा में आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाली अटकलें शांत नहीं हुई हैं कि एक विवादित पोस्टर सामने आया है। मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले नाम के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर वासियों को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। वहीं पोस्टर के दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए दर्शाया गया है। इससे राजनीतिक गलियारे में फिर हलचल बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए में सीट
शेयरिंग पर फंसा पेच। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के दावों से दबाव में है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत के बीच भाजपा पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। सहयोगी दल राकांपा और शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 मार्च को महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्राओं पर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार मुंबई में उसी दिन 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अजीत पवार खेमे के पास वर्तमान में केवल 1 लोकसभा सीट रायगढ़ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे कर रहे हैं, जबकि शिरूर, बारामती और सतारा शरद पवार खेमे के पास है। समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल होंगे और ये जानकारी राकांपा अजीत पवार खेमे के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय तटकरे ने दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव, किसानों ने मोदी के मंत्री टैनी के खिलाफ खोला मोर्चा, टिकट देने का विरोध, देश भर में जुलूस निकालने का अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बीजेपी द्वारा लोकसभा का टिकट देने का संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है। मोर्चा ने देश भर में बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ देश भर में जुलूस निकालने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि एसकेएम ने बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की खीरी सीट से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टैनी के पिता और लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा टैनी को उम्मीदवार बनाने का कड़ा विरोध जताया है। बयान में कहा गया है कि किसानों ने अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने और धारा 102 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार गृह राज्य मंत्री को बचा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषणा पत्र के वादों को लेकर गहलोत ने मांगा बीजेपी से जवाब, बोले जनता जुमलों को भूली नहीं है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 में किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग उनके जुमलों को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में 100 दिन में विदेश से काला धन वापस लाने और 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने जैसे वादे जनता अभी तक नहीं भूली है और पिछले कार्यकाल के घोषणाओं में की गई घोषणाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट भी उन्होंने मांग ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 घंटे में मिल जाएगी डोनर्स की डिटेल, एसबीआई को 4 महीने क्यों चाहिए, केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने का समय दिया जाए। सर्वोच्च अदालत ने बैंक को 6 मार्च तक सारी डिटेल्स निर्वाचन आयोग को देने की डेडलाइन दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से डीके शिव कुमार को मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया गया खारिज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत शुरू की गई शिव कुमार के खिलाफ की कार्रवाई रद्द की जाती है। दरअसल अगस्त 2017 में दिल्ली में उनके फ्लैटों में मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला अब रद्द कर दिया गया था। दोस्तों बता दें कि शिव कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने का हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पेपर लीक से बीजेपी को 2.25 लाख वोट लीक हो गया है। अजय मिश्र पर कहा हारने वालों को टिकट दिया, बसपा बीजेपी के नेता सपा में हुए शामिल। जहां दोस्तों बड़ी खबरें आ रही हैं, यहां पर बीजेपी की तर्ज पर सोमवार को सपा ने भी मिशन डिमोलिशन शुरू किया है और पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी और बसपा के करीब 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग टिकट छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक होने से बीजेपी के करीब 2.25 लाख वोट जो है वो लीक हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जन सहयोग से कराकर रहेंगे जातिवार जनगणना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि जिस तरह चोट का पता लगने के लिए एक्सरे होता है, उसी तरह जातिवार जनगणना कराने से ही यह पता चल जाएगा कि किस वर्ग की क्या स्थिति है। हम जन सहयोग से जातिवार गणना कराकर रहेंगे। ये बातें उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचने के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए कही और देर शाम राहुल गांधी ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी ने सोमवार को शिवपुरी से यात्रा की शुरुआत की और यात्रा के माधव चौक पर आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अंबानी और अडानी को ये कहकर घेरा है कि देश के संसाधनों पर देश
प्रदेश के 20-22 लोगों का ही कब्जा है। मोदी जी इन्हें ही सब कुछ दे रहे हैं और उनका 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, पर किसानों का नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 450 का सिलेंडर, एमएसपी के गारंटी, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा, जल्द जारी हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। सोमवार शाम को ही बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि जल्द ही पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। फिलहाल पार्टी के भीतर उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन जारी है और जल्द ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित होगा। माना जा रहा है कि पार्टी अग्निवीर योजना को बंद करने जैसे बिंदु को भी घोषणा पत्र में जगह दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की तैयारी कर रही है। वहीं दोस्तों, ये संभावना है कि कांग्रेस मंगलवार को पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर सकती है और इस घोषणा पत्र में खासकर युवाओं की बात करें तो अग्निवीर योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे शामिल किए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उपराज्यपाल से मांगा जवाब, पीठ ने जारी किया नोटिस। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र और उपराज्यपाल से जवाब मांगा है और दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के ज्ञापन और 16 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत समेत मैदान में होंगे कई दिग्गज। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है कांग्रेस और पार्टी इस संबंध में गुरुवार को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला कर सकती है। पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस अपनी यहां पर तमाम कोशिशें करने में जुटी है और पूरी ताकत झोंकने में जुटी है और उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और इसे इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हिंदी राज्यों में लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में दिग्गज नेताओं को लोकसभा सीट का टिकट दे सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या अपना किला वापस जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? कन्नौज सीट पर मुकाबला दिलचस्प। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस नेता को लिया साथ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। संसदीय क्षेत्र में दूसरे दलों के नेताओं से गठजोड़ कर खेमे में शामिल करने की कवायद भी शुरू हो गई है। रसूलाबाद विधानसभा में वर्चस्व रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने भाजपा छोड़कर सपा मुख्यालय अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जयराम रमेश का बड़ा बयान। बोले, जब 140 करोड़ भारतीय पीएम की फैमिली तो क्यों तोड़ा विश्वास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा देश ही मेरा परिवार है वाले बयान पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी प्राथमिकता भी देश के लोग हैं। हम भी देशवासियों की आवाज महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण के खिलाफ उठा रहे हैं। अगर 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है तब उन्होंने लोगों का विश्वास क्यों और उन्होंने उसके साथ अन्याय क्यों किया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल उनके खुद के परिवार के लिए अन्यायकाल हैं। वो लोकतंत्र से चुने हुए व्यक्ति हैं, पर उनकी शख्सियत और काम करने का तरीका अन्यायपूर्ण है। वो सिर्फ मार्केटिंग और रीब्रांडिंग के लिए बैठे हैं। वो खुद को विश्व गुरु घोषित कर चुके हैं। हम पीएम मोदी के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है तब उसे भी सम्मान से पेश आना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम ने 4 मार्च 2024 को तेलंगाना की रैली में पूरे देश को परिवार बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल के नाम के साथ मोदी का परिवार लिख लिया था और इसी के साथ बीजेपी का अभियान भी शुरू हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब जयराम रमेश ने दोबारा पलटवार करते हुए कहा है कि अगर सारा देश 140 करोड़ भारतीय आपका परिवार है तो आपने इनका विश्वास क्यों तोड़ा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी बीजेपी को ये कहकर घेर चुके हैं कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है और ये अडानी और अंबानियों की सरकार है, ये इस देश की सरकार नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार और केंद्र पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा हम लोगों को गाली देने के लिए बनी एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में उन्होंने यात्रा की। जन विश्वास यात्रा के दौरान हर जगह लोगों को आशीर्वाद मिला, हर जगह भारी भीड़ जुट रही थी।
थी। पटना में जन विश्वास रैली का आयोजन भी हुआ। लाखों लोग आए थे। ऐतिहासिक रैली थी और विपक्ष के प्रमुख चेहरे मंच पर थे। मजबूती से एकजुट होकर विपक्षी दल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और रैली में आए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार में 17 महीने में हम लोग लगातार हमने काम किया। जातीय जनगणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, लाखों युवाओं को रोजगार दिया और नई स्पोर्ट पॉलिसी लाई। लोगों के हाथों में हमने कलम दी और वहीं बीजेपी तलवार बांट रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।